चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी, चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाया है। उधर रसोई में, आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया? अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ, तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था, जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया।
हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा, दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी अपनी उस कामचोर बहन की खातिर। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीसकर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गए। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहाँ राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके, इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो।
मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी। और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकाल कर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकाल कर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ अविनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई।